So hi, welcome to Jharkhand Journey. In this video, we will talk about land related regulation of Jharkhand. बेसिकली झारखंड में दो ही ज़मीन से रिलेटेड अधिनियम चलते हैं। एक है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से जानते हैं। एक है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, जिसको हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जानते हैं। तो आज हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है तो इसका इंट्रोडक्शन होगा, और ये टॉपिक जेपीएससी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज ये जेएसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, बता देना चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है, ये जो स्लाइड है, वो अगर आपको चाहिए पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तो इस चीज़ को आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फिर डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड जर्नी। आप यहाँ व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको लिंक ना मिले टेलीग्राम का तो आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, ये जो है ब्रिटिश को सौंप दिया जाता है 1765 में। और 1769 में ब्रिटिश जो है वो पहली बार झारखंड में आते हैं कैप्टन कैमक के नेतृत्व में। उस समय छोटा नागपुर वाला जो इलाका है वो एक बड़ा किंगडम के नाम से जाना जाता था, और सारा जो है वो कर वाला काम जो था वो चतरा के कलेक्टर द्वारा 1799 ईस्वी तक चला। छोटा नागपुर के पास एक प्रिविलेज था कि वो जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना ट्रेडिशनल वे से कर सकता है, लेकिन जो टैक्स जो है वो चतरा के कलेक्टर रिसीव करते थे 1799 ईस्वी तक। फिर क्या होता है कि 1765 से लेकर 1789 तक कंपनी जो है वो बहुत सारे अटेम्प्ट करती है टैक्स रिजीम को स्थापित करने में अपने अनुसार। फिर क्या होता है कि 1787 में ही अपने जो छोटा नागपुर के राजा जो थे वो एसेंट दे देते हैं कंपनी को कि अगर हम टैक्स पे करने में फेल हो जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा कि हमारे ज़मीन को ऑक्शन कर लीजिएगा, नीलाम करके हमारी ज़मीन को आप जो है वो टैक्स जो है अपना वो ले सकते हैं। तो इसी चीज बेसिकली हम जो बोल रहे हैं उसको स्लाइड में लिखा हुआ है, आप कहानी सुनते चलिए और बाद में एक बार स्लाइड पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो 1765 से लेकर 1789 ईस्वी तक कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रयास करती है एक टैक्स रिजीम को अपने अनुसार स्थापित करने के लिए। और 1787 ईस्वी में क्या होता है कि छोटा नागपुर के जो राजा हैं वो कंपनी को एक कंसेंट दे दिए होते हैं, लिखित रूप में देते थे कि अगर जो हम जो है वो टैक्स को पे करने में फेल हो जाते हैं तो आप जो हैं वो मेरे ज़मीन का नीलामी कर दीजिएगा और उससे अपना टैक्स निकाल लीजिएगा। तो क्या होता है कि ब्रिटिश जो है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपने हेड को बैठाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में जिसका हेडक्वार्टर जो था वो मुर्शिदाबाद में हेडक्वार्टर था, और एक अमील को अपॉइंट किए जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपना आई को अपने आँख से देखता था, मतलब नज़र रखता था बेसिकली। इस दरमियान जो है वो प्रीवियस सिस्टम को हटा दिया गया, और क्या करते हैं फिर कुछ समय बाद जो जैसे कि ये था ना कि 1787 में जो राजा थे वो कंसेंट दे देते थे। उसके बाद ब्रिटिश जो थे वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एक एजेंट को अपॉइंट किए थे। इस चीज़ को जो है वो बाद में क्या किया गया कि स्क्रैप करके हटा दिया गया, एकदम हटा दिया गया। उसके बाद एक नई सिस्टम को लाया गया जिसमें क्या होता था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। उस समय बहुत सारे मतलब ये है ना कि ब्रिटिश जो है वो अपने हिसाब से टैक्स रिजीम को स्थापित करना चाहते थे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टैक्स लिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो बहुत सारे रिफॉर्म ला रहे थे। तो उसी रिफॉर्म में क्या हुआ था कि थाना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली जो हम लोग थाना सिस्टम देखते हैं उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था
थाना सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1809 को, 4 जून 1809 को थाना सिस्टम स्थापित हो चुका था, जिसका जो है वो कंट्रोल जो था वो रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। और उसी समय चतरा में भी एक कलेक्ट्रेट की स्थापना की गई थी। और अपना जो सारा ये है छोटा नागपुर वाला इलाका है वो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत आती थी। तो छोटा नागपुर हम लोग बोल रहे हैं, तो छोटा नागपुर को देख लेते हैं कि छोटा नागपुर है क्या चीज़, कौन सा जगह है, किसको हम लोग छोटा नागपुर बोलते हैं। तो अगर छोटा नागपुर बोलते हैं और आपके दिमाग में अगर आज के झारखंड का नक्शा आ रहा है तो वो एकदम गलत है, क्योंकि झारखंड बनने से पहले वो बंगाल का पार्ट था, बंगाल बनने से पहले वो वेस्ट बंगाल का पार्ट था, उससे पहले वो वेस्ट बंगाल के साथ साथ उड़ीसा का भी पार्ट था। तो छोटा नागपुर वाला इलाका कौन था, तो आइए हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ये जो मैप है ये हम ब्रिटिश के आर्काइव से डाउनलोड करके लाए हैं। तो ये जो है ये अपना इलाका है छोटा नागपुर का, जो आप देख रहे हैं रेड कलर से घेरा हुआ है। इस इलाके को छोटा नागपुर का इलाका कहा जाता था। बेसिकली उस समय जो है ना छोटा नागपुर वो वेस्ट बंगाल का तो हिस्सा था ही था, उड़ीसा का भी हिस्सा था और छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ये देखिए रायपुर है छत्तीसगढ़ का, आज के रायपुर वाला इलाका है वो। तो वो उड़ीसा का भी हिस्सा था, छत्तीसगढ़ का भी इलाका में के कुछ पार्ट था और वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट था। और छोटा नागपुर एक डिवीजन के रूप में आप इसको जान सकते हैं कि ये एक डिवीजन था, जैसे कि आज प्रमंडल होता है ना, उसी टाइप का वो एक डिवीजन था। उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे। तो छोटा नागपुर के अंदर बेसिकली कितने 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। पहले छोटा नागपुर स्टेट बना किस से था, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो स्टेट बना था 4 राज्य से मिलके, 4 स्टेट्स मिलके। 4 स्टेट कौन से हो गए, एक स्टेट हो गया अपना आज का झारखंड, एक स्टेट हो गया उड़ीसा, एक स्टेट हो गया छत्तीसगढ़ और एक और स्टेट है उसका नाम है जिससे बिहार बना था, यानी कि आज का वेस्ट बंगाल। अब 4 स्टेट से मिला था। अब छोटा नागपुर जो है वो एक क्या है, डिवीज़न इसको बोल देते हैं हम लोग, एक है डिवीज़न। छोटा नागपुर एक डिवीज़न है। डिवीज़न के अंदर डिवीज़न कैसे बनता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीज़न बनाया जाता है। तो उस समय छोटा नागपुर ये सब हम बता रहे हैं आपको इस मैप के माध्यम से। ये जो मैप है ये 1903 का मैप है, 1903 के ईस्वी का मैप है ये। तो डिवीज़न जो है डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 1903 में 5 डिस्ट्रिक्ट थे इसमें। एक था अपना हजारीबाग, दूसरा था रांची, ऑब्वियस सी बात है रांची, तीसरा था पलामू, चौथा था मानभूम, पांचवा था सिंहभूम। तो आज के सापेक्ष में भी आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर वाला इलाका कौन सा था। रांची वाला इलाका ये वाला है अपना रांची का इलाका, 1 मिनट में मार्क लगा देता हूँ। ये रांची का इलाका है, ये हो गया पलामू का इलाका, ये हो गया मानभूम वाला इलाका, ये जो इलाका है वो मानभूम का इलाका है। इसी तरह करते करते पूरा छोटा नागपुर था। हम लोग समझ गए, अब छोटा नागपुर का मैप समझ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो वही हम जैसा कि हम अभी थोड़ी देर ही बताए थे कि बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म को बेसिकली वो क्या कर रहे थे ना, वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से हम यहाँ से टैक्स को निकाल पाएँ, यहाँ के रिसोर्सेज को उठा कर लेके जाएँ। तो 4 जून 1809 को थाना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में किसके आता था, रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। फिर एक कलेक्ट्रेट की स्थापना की गई जो कि चतरा में था। और जो सारा रीजन था, ये जो छोटा नागपुर का जो सारा रीजन है, ये अपना रीजन है, वो किसके अंतर्गत आ गया था, वो अब आ गया था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत आ गया था। ये बेसिकली लोगों को दिखा रहे थे कि हम जस्टिस डिलीवरी का काम कर रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट स्थापित कर रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट स्थापित कर रहे हैं, रेवेन्यू का अलग से कोर्ट स्थापित कर रहे हैं, जिससे में लोगों में ये विश्वास फैल जाए कि ये अच्छी सरकार है। लेकिन इन सब चीज़ के करने के पीछे उनका मेन मोटिव क्या था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से टैक्स लेकर जाएं, हमको टैक्स लेने में कैसे ज़्यादा सहूलियत हो। इसके लिए वो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना किए थे। फिर जैसे हम पहले बताए थे कि जो छोटा नागपुर के जो राजा थे वो कंपनी को एसेंट दे दिए थे कि आप जो है टैक्स न, मेरे द्वारा अगर टैक्स न दिया जाता है तो आप लैंड को ऑक्शन कर दीजिएगा। तो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश जो क्या करता है, वो क्या करता है कि ऑक्शनिंग करना स्टार्ट करता है, ज़मीन का नीलामी करना स्टार्ट करता है और नए ज़मींदार और जागीरदार को वो अपॉइंट करता है। नए ज़मींदार और जागीरदार को अपॉइंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुराने ज़मींदार और जागीरदार जो थे वो वहीं के लोकल आदमी थे, तो उनको पता था, गांव वाले को पता था कि यही ज़मींदार हैं, यही जागीरदार हैं। तो वो जो है उतना स्ट्रिक्टली और इफ़ेक्टिव रूप से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाते थे। उनको बेसिकली दया आता था, मुँह आता था, जो भी होता था वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते थे। और टैक्सेस जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिसको चुकाने में वो फेल हो जाते थे, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश जो थे वो 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट को यूज करके वहाँ की ज़मीन को ऑक्शन करने लगे, नीलाम करने लगे और उनके जगह पे नए ज़मींदार और जागीरदार को वहाँ पे ला के बैठा दिए। बेसिकली नए ज़मींदार और जागीरदार कहाँ के थे? इन लोग वहीं के थे, वहाँ के नहीं थे, लोकल नहीं थे, इन लोग दूसरे जगह के थे। कहाँ के थे? अब मान लीजिए कहाँ के आएंगे, दूसरे जगह के भी होंगे तो कहाँ के आ जाएंगे? तो ये यूपी वाले थे, आज के यूपी के थे, यूपी के थे, बिहार के थे, बंगाल के थे, यहाँ के ज़मींदार थे। तो अब जब नए ज़मींदार आ गए और इनके ऊपर था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके हमको देना है, तो नए ज़मींदार और जागीरदार जो थे वो सॉरी वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर वो कलेक्ट करते थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ, और आप जानते हैं कि इधर की ज़मीन उतनी फर्टाइल है नहीं, तो उतना ज़्यादा टैक्स देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था विद्रोह करने के अलावा। तो इसी के फलस्वरूप कोल रिबेलियन होता है अपना 1831 ईस्वी में। कोल रिबेलियन होता है 1831 ईस्वी में, जिसमें कि बाहर के जितने भी जमींदार और जागीरदार थे बहुतायत मात्रा में उनको जला दिया जाता है और उसके साथ साथ ही कुछ लोकल जमींदार और जागीरदार को भी जला दिया जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर टैक्स को वसूलते थे। 1832 में क्या होता है कि इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश जो है वो इस रिबेल को कुचल के रख देते हैं, क्रफ्ट कर देते हैं, इस रिबेल को कुचल के रख देते हैं और ये रिबेल फेल हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश जो है इस घटना से सीखते नहीं हैं और वो टैक्स लेने में कोई कमी नहीं करते, वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता था कि यहाँ के जो लोकल ज़मींदार और जागीरदार थे उनके अंदर तो गुस्सा था ही कि हमसे हमारा ज़मींदारी और जागीरदारी छीन लिया गया है। वो सब ज़मींदार, लोकल ज़मींदार, जागीरदार, मुंडा ट्राइब, ओरांव, संथाल और जितने भी स्थानीय जनजाति थी वो एक साथ यूनाइट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो उसके बाद ब्रिटिशों को लगा कि नहीं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ। उसके बाद जब उनको रियलाइज़ हुआ तो वो क्या किए कि ज़मीन का सर्वे करवाना स्टार्ट किए, जो कि 1862 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ज़मीन का जो सर्वे 1862 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, वो एक आदमी थे बाबू रखसाल दास हलदार करके, उनके गाइडेंस में ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ, जिसमें ज़मीन को 2 भागों में बांटा गया। एक भूइहरी ज़मीन को बांटा गया और एक मजहूस ज़मीन था। 2 तरह का ज़मीन हुआ। एक ज़मीन यहाँ पे है, भूइहारी सर्वे स्टार्ट किया गया। उस सर्वे का नाम क्या था? उस सर्वे का नाम था भूइहारी सर्वे, जो कि स्टार्ट हुआ 1862 ईस्वी में। किसके गाइडेंस में? बाबू रखलदास हलदार के गाइडेंस में स्टार्ट हुआ। जिसमें क्या, इस सर्वे से क्या आइडेंटिफाई करना था? इस सर्वे से आइडेंटिफाई करना था कि मजहूस ज़मीन, जो ज़मींदार हैं उनका मजहूस ज़मीन कौन सा है और भूइहारी ज़मीन कौन सा है। और ये सर्वे 1869 ईस्वी तक कंटिन्यू चलता रहा।
उसके बाद 1869 तक चला। उसके बाद नए एक्ट पारित हुए। उसके बाद क्या होता है ना कि एक छोटा नागपुर लैंड और टीनेट प्रोसीजर एक्ट पास होता है 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टीनेट प्रोसीजर एक्ट पास होता है, जिसके तुरंत बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास होता है। फिर एक उसके बाद ड्राफ्ट बनाया जाता है। क्या होता है ना कि उसके बाद ड्राफ्ट बनाया जाता है। ये सर्वे जो स्टार्ट हुआ था, ये क्या था, ये ब्रिटिश की नज़र में ये पहला स्टेप था। ब्रिटिश नहीं, ये इतिहासकारों की नज़र में पहला स्टेप है सरकार द्वारा, जब वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की ज़मीन की सुरक्षा करते हैं। तो पहला कौन सा स्टेप था जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़मीनों की रक्षा करते हैं? तो वो है भुनिहारी सर्वे, 1862 का भुनिहारी सर्वे। उसके बाद छोटा नागपुर लैंड टीनेट प्रोसीजर एक्ट 1879 में पास हो जाता है। उसके जस्ट बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट पास होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक ड्राफ्ट बनाया जाता है छोटा नागपुर के नाम से। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो कि 1903 में रेडी हो गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, थोड़े बहुत अमेंडमेंट और कुछ बदलाव करके उसको जो है 11 नवंबर 1908 को पास किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो 11 नवंबर 1908 को पास किया गया, लेकिन ये बन गया था कब? 1903 में ही बन गया था। इसमें जो है बेसिकली 19 गो चैप्टर है और 271 गो सैंपल है। और इस जो अधिनियम है इसको बनाने में क्या एक मुख्य काम कौन किया था? तो वो एक थे जॉन एच हॉफमैन नाम के व्यक्ति थे। उनके द्वारा इस एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। उनका नाम किसके द्वारा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ड्राफ्ट का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो उनका नाम है जॉन एच हॉफमैन। यह रहा ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन एच हॉफमैन। उस एक्ट में 19 चैप्टर और 271 सेक्शन थे। फिर जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया तो इसको जब लागू करना है तो लागू कौन किया था? गवर्नर जनरल किए थे। और किस नियम के अंतर्गत इस पे वो मंजूरी दिए थे? तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था। उसका सेक्शन 5 के द्वारा इस चीज़ की अनुमति गवर्नर जनरल ने दिया था। किस चीज़ की अनुमति दिया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पास कराने का, जिसमें कितना था? 19 चैप्टर 271 सेक्शन है। और इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। अब हम बहुत सारा ज़मीन का टर्म यूज किए, जैसे भुनिहारी ज़मीन, ये सब टर्म यूज किए। और एक और टर्म यूज किए, मजहूई ज़मीन के नाम का एक और टर्म किए। तो ये सब होता क्या है? हम लोग इसको जानना पड़ेगा पहले कि झारखंड में कितने प्रकार के ज़मीन होते हैं, झारखंड में क्या प्रकार के ज़मीन होते हैं। तो यहाँ पे लगभग 8 या 9 प्रकार के ज़मीन होते हैं। तो पहला होता है कोड़कर ज़मीन, कोड़कर लैंड। कोड़कर लैंड किसको बोलते हैं? वैसा ज़मीन जो सदान या नन आदिवासी को बिलोंग करता हो, जो नन आदिवासी को हो और सदान का हो, उस तरह की ज़मीन को हम लोग कोड़कर ज़मीन कहते हैं। सदान बेसिकली कौन? सदान जो बाहर के हैं। सदान का मतलब ही है जो मूल रूप से यहाँ का नहीं है, जो बाहर का है। तो और गैर आदिवासी, वैसा ज़मीन जो गैर आदिवासी और सदानों का हो उसको कोड़कर ज़मीन बोलते हैं। एक ज़मीन होता है राजहंस, एक होता है राजहंस। तो राजहंस जैसे कि पहले हम लोग सुनते थे कि राजा जो था वो किसी भी पुरोहित को या फिर किसी को भी 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा जो ज़मीन, कुछ ज़मीन का कुछ टुकड़ा है उसको दान में दे देता था। तो वैसा ज़मीन जो किसी राजा का रहता हो, बिलोंग्स टू किंग, वैसा ज़मीन जो किसी राजा को हो और वो जो है वो गिफ्ट या चैरिटी के रूप में, गिफ्ट और दान के रूप में किसी को दे दिया हुआ है, उसका नाम है राजहंस ज़मीन। एक होता है खुटकाटी लैंड। खुटकाटी ज़मीन का भी बारे में बहुत सारे टर्म आएंगे अभी। तो वैसा ज़मीन जो कि मुंडा आदिवासी का हो, उस ज़मीन को खुटकटी ज़मीन बोलते हैं। एक होता है भुनहारी ज़मीन, जो उड़ाव ट्राइब्स का हो उसको बोलते हैं भुनहारी ज़मीन। मजहूई ज़मीन,
वैसा ज़मीन जो कि ज़मींदार का हो उसको हम लोग मजहूस ज़मीन बोलते हैं। ज़मींदार का हो उसको मजहूस ज़मीन बोलते हैं। उसी को वक़्फ़ बोलते हैं। उसी का नाम है जीरत, उसी का मान है, उसी का नाम मान भी है। सभी प्रकार का एक ही नाम है, साइनोनिम से ये सबको क्या बोलते हैं, मजहूस ज़मीन, जो कि ज़मींदार का हो, ज़मींदार को बिलोंग करता हो। लेकिन अब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया है। तब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया है, तब जो ज़मींदार का ज़मीन था और ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो वो भी ज़मीन तो किसी के पास जाएगा। तो उस तरह की ज़मीनों को हम लोग क्या कहेंगे, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर आता है एक गैर मजरूआ ज़मीन। गैर मजरूआ ज़मीन भी दो तरह का होता है, एक गैर मजरूआ आम ज़मीन, एक गैर मजरूआ खास ज़मीन। तो गैर मजरूआ आम ज़मीन किसको बोलते हैं, तो गैर मजरूआ आम ज़मीन बेसिकली गवर्नमेंट का ज़मीन होता है, जो कि एक जगह पे रहने वाले सभी कम्युनिटी के द्वारा सामूहिक रूप से यूज में किया जाता है। और इस ज़मीन का जो है ना तो हम खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, और इसका मालगुजारी भी नहीं बंधता है। लैंड सेटलमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। लैंड सेटलमेंट जैसे कि कुआं, रोड, पौंड मतलब अहरा, पोखरा, शमशान घाट, शरना, इस तरह के जो ज़मीन जो हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैर मजरूआ आम ज़मीन। एक होता है गैर मजरूआ खास ज़मीन, जिसको हम लोग गैर मजरूआ मलिक भी बोलते हैं। इसमें लैंड का सेटलमेंट अलाउ है। इसमें आप जो है ना मालगुजारी भर के इस ज़मीन को आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये उस तरह का ज़मीन है जो कि ज़मींदारों द्वारा यूज किया जाता था। खलिहान, गौशाला, खेत, इस तरह का जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, कि वैसा ज़मीन जो ज़मींदार को बिलोंग करता हो उसको हम लोग वक़्फ़ ज़मीन बोलते हैं, जीरत बोलते हैं, मजहूस ज़मीन बोलती हैं। अब ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, तो उनके द्वारा यूज में ली जाने वाली जो ज़मीनें थीं उनका अब क्या होगा, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गैर मजरूआ खास ज़मीन। इसमें मालगुजारी भर के आप उस ज़मीन को अपने नाम करवा सकते हैं, बदले में सरकार को आपको टैक्स देना होता है। और ये जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो बेसिकली ज़मींदार द्वारा यूज किया जाता था। खलिहान, गौशाला और भी बहुत तरह तरह के कामों में यूज किया जाता था। और ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट जो थी इसको अपने कब्जे में ले ली थी, और इस ज़मीन को जो है लैंडलेस पीपल में, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनमें बांटा जाता है। बेसिकली आप जाइएगा और पैसे दीजिएगा, टैक्स दीजिएगा, मालगुजारी भरिएगा, तो इस ज़मीन को आपके नाम पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है केसरे हिंद ज़मीन। केसरे हिंद ज़मीन, ये ज़मीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, और इसका रख रखाव का जो होता है खर्चा, चाहे जो भी काम होता है रख रखाव का, वो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। और ज़मीन किसके नाम पर रहता है, केंद्र सरकार के नाम से। एक होता है खास महल ज़मीन, वैसा ज़मीन जो यूज किया जाता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा यूज किया जाता था उनके अपने निजी काम के लिए, जैसे कि ऑफिस यूज, रेसिडेंशियल यूज, तबाला के लिए। इन जो ज़मीनें थीं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूज की जाती थी, उन ज़मीनों को खास महल ज़मीन कहा जाता था। इस ज़मीन को आप मालगुजारी भर के अपने नाम पर नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो सरकार आपको लीज पर दे सकती है। देखिए, दिस लैंड कांट बी यूज फॉर सेटलमेंट बट गिवन टू इंडिविजुअल्स एज ए लीज पर आपको दे सकती है। जो अपना साहेबगंज और मेदिनीनगर का मैक्सिमम इलाका जो है ना, टाउन वाला इलाका, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो बस हो गया, ये हम लोग पढ़ लिए ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। इन सभी जो टर्म्स है ना, ये आने वाले क्लासेज में इन टर्म्स का यूज होगा, और इसलिए इसको पहले दिन हम लोग इसलिए कवर कर लिए थे ताकि बार बार जब इसका यूज किया जाए तो ये कन्फ्यूजन न हो कि गैर मजरूआ ज़मीन, गैर मजरूआ आम ज़मीन, गैर मजरूआ खास ज़मीन, मजहूस ज़मीन, ये होता क्या है एक्चुअली में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आप डाउनलोड करें, तो आप झारखंड जर्नी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे हैंड रिटन नोट्स हो गया या फिर कोई भी अपडेट हो गया, वहीं पे हम लोग शेयर करते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर बने रहिएगा, इसका पूरा 19-20 से क्या बोलते हैं पार्ट में इसका पूरी सीरीज आएगी। छोटा नागपुर टेनेंसी
एक्ट का पूरा सीरीज आएगा। कितने, एक आज हो गया, 19 और पार्ट में आएंगे, टोटल 20 पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर लेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को। फिर हम लोग दूसरे एक्ट को कवर करेंगे, जो कि एक होता है संथाल परगना, जो कि 1949 में आया था, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो बने रहिएगा इस सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके भी प्रिपरेशन में उनको हेल्प मिल जाए। थैंक यू।